नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं विश्व इतिहास के एक ऐसे राजा की कहानी, एक ऐसे सैनिक की कहानी और एक ऐसे सेनापति की कहानी जिसने कम कद काठी का होते हुए इतिहास में अपना नाम अजर अमर कर दिया, जिसने एक समय तक फ्रांस को जो है वह यूरोप का बेताज बादशाह बना करके रखा। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट के परिचय के बारे में। ध्यान रखिएगा, परिचय का मतलब होता है जी परिचय पढ़ेंगे कि आखिरकार नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। कम कद काठी का था, लेकिन सत्ता में आया, एक साधारण सैनिक के रूप में सेना में भर्ती हुआ और बाद में अपनी काबिलियत के बल पर जो है वह फ्रांस का सर्वोच्च सेनापति बना और फिर बाद में जो है वह फ्रांस का राजा बनकर के एक छत्र राज किया और यूरोप की संपूर्ण राजनीति को अपने उंगलियों पर इसने नचवाया था। डेट वॉज नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। जब हम नेपोलियन बोनापार्ट का अध्ययन करते हैं तो इसमें परिचय पढ़ते हैं, प्रारंभिक जीवन पढ़ते हैं। ये दो चीजें मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। नेपोलियन बोनापार्ट का काल अगर देखें तो 1799 से 1815 ईस्वी है। प्रथम कौंसल के रूप में 1799 से 1804 और प्रथम फ्रांस के सम्राट के तौर पर 1804 से 1815। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन, ये पढ़ते हैं। तो मुद्दे की बात करते हैं कि आखिरकार नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ये रहा सर नेपोलियन बोनापार्ट का ऐतिहासिक चित्र जो फ्रांस के संग्रहालयों में लगा हुआ है। ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, आप नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। कहां पर हुआ? इटली जो है, उस इटली का कोर्सिका द्वीप है, उस कोर्सिका द्वीप के अजेचियो नामक स्थान पर इसका जन्म होता है। यह आप इटली का मानचित्र देख सकते हैं। ठीक है, इटली में यह कोर्सिका द्वीप है। ठीक है, यह कोर्सिका द्वीप में जो है वह अजेसियो नाम का एक स्थान आता है, जो आप यहाँ पर नेपोलियन का जन्म हुआ। यह वह मूल स्थान है। देखिए कितना खूबसूरत जगह है यह। इस जगह पर नेपोलियन पला बड़ा बड़ा हुआ, खेला कूदा और यहीं पर नेपोलियन का बचपन गुजरा। तो यह प्रश्न हमारी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि बताइए नेपोलियन का जन्म जो है वह कहां पर हुआ था? अजेचियो। एक बार एक प्रश्न आपकी पिछली बार पूछा गया था कि अजेचियो जो स्थान है यह किसके लिए लोकप्रिय है? नेपोलियन बोनापार्ट के लिए लोकप्रिय है। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भविष्यवाणी कर देते हैं, रूसो उनमें से एक था। यह कहता है कि किसी दिन कोर्सिका द्वीप विश्व को आश्चर्यचकित कर देगा। क्या लिखता है यह लिखता है कि किसी दिन जो है वह कोर्सिका द्वीप विश्व को आश्चर्यचकित कर देगा। कितनी गजब की बात इसने कही है। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में समझिए। मूल रूप से यूनानी भाषा का शब्द है, शाब्दिक अर्थ होता है घाटी का शेर। ठीक है, वेलीज लॉइन। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि जब मेरा जन्म हुआ था तब फ्रांस जो है वह जल रहा था। मेरा जन्म हुआ, फ्रांस जल रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट की आत्मकथा नेपोलियन लीजेंड है। नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ उपनाम हैं। पहला उपनाम आता है क्रांति पुत्र, दूसरा आता है छोटा रोबस्पियर, तीसरा आता है लिटिल कास्पोलर। कास्पोलर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है नायक। ठीक है, ये लीजिए। अगला, यूरोप का निर्माता, इसे ही मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है और इसे ही द्वितीय जस्टिनियन कहा जाता है। क्लियर हो गई? तो नेपोलियन के कुछ उपनाम क्रांति पुत्र है, छोटा रोबस्पियर है, लिटिल कास्पोलर है, यूरोप का निर्माता है, मैन ऑफ डेस्टिनी है, द्वितीय जस्टिनियन है। इसके बाद इसके थोड़े से प्रारंभिक जीवन को पढ़िएगा। इसने अपना जीवन सैनिक के रूप में शुरू किया था, यानी कि एक छोटे से सैनिक के तौर पर यह फ्रांस की सेना में भर्ती होता है। बाद में यह अपनी योग्यता के बल पर फ्रांस का सेनापति बनता है। 1795 ईस्वी में इसने सेनापति बना करके पेरिस के दंगों के दमन करने के लिए भेजा गया। भाई कुछ तो योग्यता थी, स्वाभाविक बात है, बिना योग्यता के तो कोई काम होता नहीं है। नेपोलियन में कुछ तो बात थी, कुछ तो योग्यता थी कि इसे सेनापति बना करके पेरिस के दंगों का दमन करने के लिए भेजा गया कि अब समय आ गया है कि अब आपको जाना चाहिए और पेरिस के जो दंगे हो रहे हैं उन दंगों का दमन आपको करना चाहिए। मार्च 1776 में अपने से 6 वर्ष बड़ी लेकिन विधवा और सुंदर महिला जोसेफीन से यह विवाह करता है। कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का जब देहांत हुआ था तब इसके मुखमंडल से अंतिम जो शब्द निकल रहे थे वो निकल रहे थे जोसेफीन, जोसेफीन, जोसेफीन। ठीक है,
तो अपने से 6 वर्ष बड़ी थी, विधवा थी, लेकिन सुंदर महिला जोसेफीन से यह शादी करता है। यह चित्र जोसेफीन का आपके समक्ष रहा। इसके बाद 2-3 बात समझिए। फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो ने नेपोलियन को इटली की तरफ से ऑस्ट्रिया अभियान पर भेजा। फ्रांस का युद्ध मंत्री था कार्नो, उसे नेपोलियन की योग्यता का पता था। उसने नेपोलियन को बुलाया और कहा कि तुम जो है वह इटली की तरफ से ऑस्ट्रिया के अभियान पर जाओगे। नेपोलियन को एक ऐसा मौका मिला जब वह अपनी वीरता को दिखा सकता था और यहां पर उसने वीरता को दिखाया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के साथ कंपो फोर्मियो की संधि कर ली। बताओ कौन सी संधि की थी? कंपो फोर्मियो की संधि की थी। किसके साथ की थी? ऑस्ट्रिया के साथ की थी। कब की थी? 17 अक्टूबर 1797। ये नेपोलियन का मिस्र अभियान का चित्र देखिए। जब नेपोलियन 1798-99 में मिस्र अभियान पर गया तब उसका ये चित्र देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये उसकी सेना, ये मिस्र का पिरामिड दिख रहा है। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जीवन में पहली बार मिस्र की मम्मी को देखा था, ठीक है, इस तरह से देखा था। इस तरह से जब चित्रों के मनचित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं तो इतिहास अपने आप में बहुत ही सरल हो जाता है, इतिहास अपने आप में बहुत रोचक हो जाता है, इतिहास अपने आप में बेहद मजेदार हो जाता है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट 1798 से 99 ईस्वी में मिस्र अभियान पर गया, जहां 1798 ईस्वी के पिरामिडों के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र को पराजित किया। इस अभियान में नेपोलियन बोनापार्ट स्थल युद्ध तो जीत गया, लेकिन वह जल युद्ध हार गया। अगर एक प्रश्न कभी पूछ लिया जाए, हालांकि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, कि नेपोलियन बोनापार्ट की सबसे बड़ी कमी क्या थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसको जल युद्धों में जीतने का अनुभव नहीं था, ठीक है। इसी प्रकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब महाद्वीपीय व्यवस्था प्रारंभ की थी तो उसने कहा था कि मैं अंग्रेजों को भूमि पर तो हरा सकता हूं पर मैं समुद्र को सुखा नहीं सकता। तो मिस्र अभियान पर भी वह स्थल युद्ध तो जीत गया, लेकिन जल युद्ध जो है वह हार गया था। इसी अभियान के समय नेपोलियन बोनापार्ट को रोसेटा या रोजेटा पत्थर प्राप्त हुआ। यह है वह ऐतिहासिक रोजेटा पत्थर जिसे चैंपोलियन नाम के पुरातत्व शास्त्री ने पढ़ा। इससे मिस्र के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई थी। क्या बात क्लियर हो गई? तो मिस्र के बारे में ऐतिहासिक जानकारी कहां से प्राप्त होती है? रोसेटा पत्थर से होती है। चैंपोलियन ने इसे पढ़ा था। ताजुब की बात देखिएगा, इसने मिस्र की सभ्यता को दुनिया के समक्ष ला करके खड़ा कर दिया कि हाँ, अब इस बात को समझिए कि आखिरकार मिस्र की सभ्यता कितनी महत्वपूर्ण है। 1799 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस लौटा। फ्रांस की बिगड़ी हुई स्थिति को देखा और देख करके कहा कि मैं सही समय पर पहुंचा हूं और अब नाशपाती जो है वह पक चुकी है। नेपोलियन बोनापार्ट यहां पर परिवर्तन की चाह लेकर के आया था। परिवर्तन किसने? फ्रांस की राजनीति में परिवर्तन किसने? अपने पदनाम में सेनापति की जगह अब नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट होने वाला था। तो उसके संदर्भ में बात जो है अब अगली चर्चा करेंगे। पहले नेपोलियन प्रथम कौंसल के रूप में नियुक्त होता है, फिर फ्रांस के सम्राट के रूप में नियुक्त होता है, लेकिन उनकी बात अब अगली किसी और दिन करेंगे। तो अगर आप इतिहास की इस तरह के रोचक तथ्यों से अवगत होना चाहते हैं तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आप इतिहास के नए और शानदार अद्भुत कोर्स जो हैं वह रोचक अंदाज में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।